गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? आप बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार नए टॉपिक कोई भी शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि लास्ट वाली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। और वैसे तो मैंने लिखवा के भी देखा, लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ चालाकी भी की है। और लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी प्लानिंग प्रोसेस हमने बच्चों पढ़ी थी। और प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप होते हैं? हाँ, प्लानिंग इज अ 7 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस? बिल्कुल। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद फिर जो हम प्लान बनाते हैं बच्चों, वो फ्यूचर के रिगार्डिंग बनाते हैं। और जो फ्यूचर के रिगार्डिंग जो हम प्लान बनाते हैं वो किन्हीं अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना? तो पहला स्टेप होता है वो तो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्टेप क्या होता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कि अजम्पशंस को डेवलप करना। और अजम्पशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल अजम्पशन एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल अजम्पशन। ठीक है ना? हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद हाँ, assumptions को क्या कर लिया? डेवलप कर लिया। नेक्स्ट वन इज, ठीक है ना? अब मेरे को अलग अलग ऑप्शंस जो भी पॉसिबल हो सकते हैं उस टास्क को, उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो फाइंड आउट करने हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिए तो अब उनकी केयरफुली स्टडी की जाएगी, यानी कि उनको एवेल्युएट किया जाएगा। एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है ना? अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन को क्या करना है अपने को? इवैल्यूएट करना है। से यस और नो? अच्छा, इवैल्यूएशन के बाद जब हम इवैल्यूएशन कर लेंगे कि किससे कितना फायदा आ रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है, रिस्क कितना है, देन वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। हमें ना एक क्या करना है, तो उसकी हेडिंग है सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव। क्या केवल सेलेक्ट करने से बात बन जाएगी? अब आगे कुछ करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट द प्लान। और इम्प्लीमेंट करने के बाद देन क्या होगा बच्चों? फॉलो अप एक्शन। क्या होगा? यानी कि हम ट्रैक पे है या नहीं है, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इम्प्लीमेंटेशन वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इनको जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, वो लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। आई होप आपको ये प्रोसेस अभी रिकॉल हो रही होगी, है ना? वापस से एक बार बिना मेरी किसी भी प्रकार की सहायता के आप बोल सकते हो, है ना? साथ के साथ स्टेप। चलो शुरू हो जाओ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ बोलो। assumptions are of, बोलो बोलो। हो गई? सबको रिकॉल हो गए? आगे चल सकते हैं क्या हम? आज बच्चों एक टॉपिक है हमारा प्लान। क्या मतलब? जब से हम क्या पढ़ रहे थे फिर? प्लानिंग। और बच्चों प्लानिंग और प्लान में ये डिफरेंस होता है कि प्लानिंग तो एक प्रोसेस होती है। प्लानिंग तो एक प्रोसेस होती है किसको बनाने की? प्लान को बनाने की। और उस प्रोसेस के अंदर हम कितने स्टेप लगाते हैं? 7 स्टेप। वन बाय वन, एक के बाद एक उस प्रोसेस को परफॉर्म करके हम प्लान बनाते हैं। तो फिर नमन भैया प्लान क्या होगा? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा, जिसके अंदर हमने वो सारी चीजें लिखी होगी। क्या? कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा। ये तो आप उस दिन भी बोल रहे थे, प्लानिंग में भी बोल रहे थे। प्लानिंग में इन सारी चीजों को, जो हम एक प्रोसेस लगाते हैं इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रोसेस को प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती है उसे प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बच्चों प्लानिंग में और प्लान में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्लानिंग एक प्रोसेस है, वेयर एज प्लान एक क्या है? डॉक्यूमेंट। अ प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान एक क्या है बच्चों? डॉक्यूमेंट है। दैट आउटलाइंस, जो आपको ये बताता है, दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी अचीव, कि आपके गोल्स कैसे अचीव होंगे।
है ना। कैसे अचीव होंगे, यानी कि उसमें आपने सारी चीजें लिखी होगी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, इससे क्या मिलेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो सारी चीजें आप क्या करके चलोगे, उस पे ड्रॉ करके चलोगे, ठीक है ना। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्लान। जिस चीज के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने सारी चीजें यहाँ पे क्या की है, स्टेट की है, ठीक है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जो प्लान है वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करे। बहुत सिंपल सी बात है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्लान क्या होता है और प्लानिंग क्या होती है। अब बात करते हैं बच्चों, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल प्लान। एक अच्छे प्लान की क्या क्या खासियत होनी चाहिए या होती है ना। एक अच्छा प्लान हम किसे बोलेंगे, एक अच्छा प्लान हम किसे बोले, तो उसके लिए बच्चों उसकी हमें खासियत देखनी पड़ेगी कि उस प्लान की क्या खासियत होनी चाहिए। तो वन बाय वन करके यहाँ पे तीन चार खासियत उसकी दी है कि एक अच्छे प्लान के अंदर, एक आइडियल प्लान के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखते हैं। प्लानिंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। सारे बच्चों को पता, लिमिटेशन में हमने देखा था कि प्लानिंग अपने आप में क्या नहीं है, गारंटी नहीं है सक्सेस की, कि अगर तुमने प्लानिंग कर ली तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंटिल प्लान्स आर गुड एंड इफेक्टिव। जब तक आपके प्लान अच्छे नहीं होंगे और इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। ये तो बात चलो तुमने प्लानिंग प्रोसेस पे ही बोल दी कि तुम्हारे प्लान अगर अच्छे नहीं होंगे या इफेक्टिव नहीं होंगे, एक्चुअली में उसके लिए काम भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अदरवाइज भी कोई यूज नहीं होगा किसका, प्लानिंग का या आपके बनाए हुए प्लान का। जो आपने प्रोसेस लगाई है, उस प्रोसेस को लगा करके जो प्लान बनाया है वो कोई यूज का ही नहीं है जब तक वो अच्छा नहीं होगा वो प्लान, और इफेक्टिव नहीं होगा, और आपने उसे जब तक लगाया नहीं है, ठीक है ना, तब तक वो कोई काम का नहीं है। अ गुड एंड इफेक्टिव प्लान मस्ट कंटेन द फॉलोइंग क्वालिटीज। एक अच्छे प्लान के अंदर बच्चों ये खासियत होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, सिंप्लिसिटी। आपका प्लान ना क्या हो, बहुत क्या हो, सिंपल हो, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स प्लान ना बनाया हो आपने, ठीक है ना, जो आपके लोगों को ही होपलेस कर दे, ठीक है। आपको ना बहुत सिंपल क्या बनाना है, प्लान बनाना है, ठीक है ना, जहाँ पे चीजें बहुत क्लियर टर्म्स में लिखी हो, कोई भी ना एम्बिग्यूटी ना हो उसमें। एम्बिग्यूटी समझते हो, मतलब कोई भी उसमें ऐसी टर्म ना हो, कोई भी आपके प्लान में कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो कि जो वेग हो, वेग मतलब कंफ्यूजिंग। आपका प्लान सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो दो फीचर आप सामने देख रहे होंगे, दो क्वालिटीज आप देख रहे होंगे, पहला सिंप्लिसिटी और दूसरा क्लैरिटी, ठीक है ना। वो प्लान आपके लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने तो बना दिया प्लान और वो आपके लोगों को समझ में नहीं आ रहा, है ना, और लोग बोल रहे हैं अरे करना क्या चाहते हो, मतलब करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना। पहले वही बोल देंगे कि कहना क्या चाहते हो और उसके आगे करना क्या चाहते हो, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। बिकॉज प्लान क्या ही नहीं है, ना तो सिंपल है और ना ही क्लियर है। प्लान बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया आपने, और वो क्या भी नहीं, उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग टर्म्स बहुत ज्यादा है, वो वेग है, वेग एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है ना, वो क्लियर ही नहीं है। तो प्लान, एक अच्छा प्लान वो कहा जाएगा जो एक तो सिंपल हो और दूसरा दूसरा सॉरी दूसरा क्लियर हो, ठीक है। सिंप्लिसिटी, द प्लान मस्ट बी सिंपल। प्लान कैसा होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जिसको बड़े आसानी से समझा जा सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको समझने में ही बड़ी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि प्लान क्या है। नेक्स्ट है क्लैरिटी, द प्लान मस्ट बी क्लियर एंड एग्जैक्ट। क्लियर होना चाहिए, है ना, मतलब गोल 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 जलेबी की तरह ना घुमाया हो आपने, है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो कि करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, क्लियर, ताकि तुम इधर से बोलो पूरी टीम को समझ में आए, सीधा यहाँ पे घुसे दिमाग में, ठीक है ना। द प्लान मस्ट बी क्लियर एंड एग्जैक्ट, क्लियर होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग, वो कैसा नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, माने कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ये हमने वहां पे भी देखा था, एक पॉइंट कंसीडर किया था ना, इकोनॉमिकल नहीं, इकोनॉमिकल वो वाला इकोनॉमिकल नहीं, हमने ये देखा था लिमिटेशन में कि प्लानिंग एक कैसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है ना, प्लानिंग में बहुत ज्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है,
ठीक है, तो ये प्लानिंग की लिमिटेशन है। तो आप मुझे बताओ कि हमारी प्लानिंग, जो हमने प्लानिंग करी, जो प्रोसेस लगाई है और उसके थ्रू जो हमने प्लान बनाया है, वो प्लान बहुत महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सस्ते से मतलब अदरवाइज मत ले जाना, सस्ते से मतलब है उसमें पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, कॉस्ट नहीं ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लान, जो आपका प्लान आपने बनाया है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, तो फिर आपको ना प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता आपका प्रोजेक्ट इतने का ना हो। वो पहले भी चीजें डिस्कस हुई थी। तो ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब प्लान के अंदर जो पैसा लगा हो वो कम लगा हो, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि वो हमारे यहाँ पे एक टर्म चलती है कि सस्ता हो टिकाऊ हो, तो वैसा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल, द प्लान शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल ये वाला वो मत सोचना कभी, वो इकोनॉमिक से रिलेट करो इसे, है ना। इकोनॉमिकल का यहाँ पे मीनिंग है कॉस्ट से, कि वो कॉस्ट वाइज क्या होना चाहिए, उसमें पैसा कम लगना चाहिए। मैं सस्ता वर्ड भी बार बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अदरवाइज शायद उससे ना अलग एक फीलिंग आ जाती है। सस्ता मतलब कभी बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि वो चीप होना चाहिए, और चीप का मतलब निकल जाता है घटिया। तो सस्ते से हम किस पे आ जाते हैं, घटिया पे आ जाते हैं। तो मैं इसलिए वो वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इकोनॉमिकल मतलब उसमें कॉस्ट कम लगनी चाहिए। द एक्सपेंसिव, अब बोल दिया इसने कि जो खर्चे हैं, द एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड, आपके जो खर्चे हैं प्लान को बनाने के वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, किससे, द एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान, जो उस प्लान से मिलने वाला, जो होने वाला जो कलेक्शन है, मिलने वाला जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, उससे ज्यादा उसमें क्या नहीं होने चाहिए, खर्चे नहीं होने चाहिए। तभी तो वो प्लान क्या माना जाएगा, इकोनॉमिकल माना जाएगा। क्या माना जाएगा। और एक अच्छे प्लान की एक खास बात होती है, आप मुझे बताओ, तुम्हारा प्लान कितना भी सिंपल हो, तुम्हारा प्लान कितना भी क्लियर हो, लेकिन अगर आपके हर एक प्लान में खर्चा आपके रेवेन्यू से ज्यादा लग जाता है, तो कोई फायदा ही नहीं है। कितना भी सिंपल हो, कितना भी क्लियर हो, फायदा क्या है ऐसे प्लान को बनाने का जिसमें पैसा ज्यादा लगता हो और वो प्रोजेक्ट ही कम का हो। ठीक है ना, मेरा प्रोजेक्ट था मान लिया 5 लाख रुपए का, मैंने उसको प्लान करने में ही उसमें 7 8 10 लाख रुपए लगा दिए। तो सिंप्लिसिटी का और क्लैरिटी का मैं कर भी क्या लूंगा, 3 लाख रुपए अपने घर से देने पड़ रहे हैं, 5 लाख रुपए अपने घर से देने पड़ रहे हैं। समझ में आई बच्चों बात। अच्छा, एक सवाल पूछो कि आपसे ऐसे मन में आ रहा है, कोई प्लान, एक अच्छा प्लान होने के लिए इनमें से कोई एक फीचर होने चाहिए, सारे होने चाहिए, सारे होने चाहिए। ठीक है ना, इनके बीच में और नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए। सिंपल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। यानी कि हमारे प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये क्या चीज है बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज। हाँ, हमने प्लान बना दिया, 5 लाख का हमारा प्रोजेक्ट था, हमने चलो उसमें 30 40 हजार रुपए खर्च कर दिए प्लानिंग में। ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, बिकॉज यू नो वेरी वेल हमारा प्लान किसके ऊपर बेस्ड होता है, अजम्पशंस के ऊपर। और फ्यूचर जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, अजम्पशन चेंज हो गई, प्लान हमारा वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं है। अब बर्बाद हमारा प्लान। हाँ बोलो ना, अब नया प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो ओरिजिनल प्लान बनाया हो वो ओरिजिनल प्लान ऐसा बनाया हो कि उसमें कुछ इस तरीके के भी प्रोविजंस डाले हो आपने कि अगर थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट चेंज होएगा तो उसी उसी प्लान के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके, कुछ क्लॉज चेंज करके उस प्लान के हम उसे ही किस में ला सके, वर्किंग कंडीशन में ला सके। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वो प्लान रखता हो। ऐसा ना हो कि आपका प्लान इतना रिजिड हो जाए कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ ये प्लानिंग की तो धज्जियां उड़ गई, तोते से उड़ गई इसकी। ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका प्लान क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एन आइडियल प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। एक आइडियल प्लान कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट नेसेसरी चेंजेस कैन बी मेड, ताकि जरूरत पड़ने पे जो चेंजेस हमें करने हैं वो हम कर सके इन द फ्यूचर, किसमें, आने वाले टाइम में, और वो भी ओरिजिनल प्लान में। ठीक है ना, इन द ओरिजिनल प्लान, मतलब वो चाहे लिखो भी या ना भी लिखो, ना भी लिखने से उसका मतलब वही आ रहा है, क्योंकि हम ओरिजिनल प्लान की तो बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनल प्लान में हम फ्यूचर में क्या कर सके, चेंज कर सके जब हमें जरूरत पड़े। तो बच्चों 4 फीचर होने चाहिए किसके, बेसिक बेसिक तौर पे किसी भी एक अच्छे प्लान के। पहला, सिंप्लिसिटी, वो सिंपल होना चाहिए। क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए प्लान। तीसरा, इकोनॉमिकल, वो उसमें खर्चे कम लगे हो। और चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा प्लान। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज देयर,
टाइप्स ऑफ प्लान्स। बच्चों दो तरीके के प्लान्स होते हैं। प्लान दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टैंडिंग प्लान और दूसरा सिंगल यूज प्लान, नाम से ही डिफाइंड है। पहले अगर मैं बात करूं सिंगल यूज प्लान की, ये मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये वन टाइम यूज होंगे। आपने कोई प्लान बनाया तो ये वन टाइम यूज होएगा, ऐसे नहीं कि आप रिपीटेटिव बेसिस पे इसको फ्यूचर में बार 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 इसी प्लान को यूज करते जाओगे। ठीक है ना, ये वन टाइम प्लान है, सिंगल यूज प्लान है, एक बार यूज होएगा उसके बाद इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगी। अच्छा बच्चों, जैसे वर्मा जी, आप कितने भाई बहन हो? चार भाई बहन हो आप, ठीक है ना, और आप सबसे छोटे हो, और सबसे बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, ठीक है। लेट सपोज, लेट सपोज क्या, आपके पापा ने एक एक्स अमाउंट लगाई है आपकी दीदी की शादी में, मतलब मैं अदरवाइज वो नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी पैसा कैसे भी लगाए, एक नॉर्मली जैसे भी, मतलब कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो एक एक्स अमाउंट लगाई होगी, और शायद आज से 2-3 साल पहले, लेकिन क्योंकि बीच में अभी तुम्हारा रास्ता क्लियर नहीं है ना, अभी बीच में दो भाई बहन हो रहे हैं, तो तुम्हारा नंबर कहीं जा करके अभी कितना, तुम्हें क्या लगता है कब आएगा? अरे मुझसे तो बोल रहे तो, क्या पता वो जल्दी बोल रहा हो। अरे नालायक, रुक तो जा, 6-7 साल में हो जाएगा। चलो, चलो ठीक है। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि जी 6-7 साल की गुंजाइश है। सुनो ना, वर्मा जी के पापा ने एक बजट बनाया था जब दीदी की शादी की थी, जब दीदी की शादी की थी तो वर्मा जी के फादर साहब ने क्या बनाया था, एक बजट बनाया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो बजट कार्तिक की शादी में भी वर्क कर जाएगा? अरे मना कर रहा है। क्यों नहीं करेगा यार, वो काम बनाया तो था वो बजट। हाँ जी, वेरी गुड, एक तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया होगा, सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी, अब तो यार तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो तुम तो। हाँ जी, एक तो एक इसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया हुआ, एक बात, और दूसरा, अच्छा क्या क्वालिटी क्या? शायद वो कह रहे कि शायद मैं जो और भी अपर क्लास वाले जो प्रोडक्ट है शायद उनके लिए जा सकता हूँ, बिल्कुल दो चीज हो गई, चलो क्वालिटी, वेरी गुड। मतलब स्टैंडर्ड भी क्या हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, तो 3 फैक्टर हो गए, और बताओ और कौन कौन से फैक्टर है जो बजट को अफेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, अभी वो तो वो डेस्टिनेशन बेस्ड बोल रहा है, ठीक है ना, वो डेस्टिनेशन बेस्ड वेडिंग बोल रहा है, रिजॉर्ट में तो पहले भी किया था, अभी तो क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड बोल रहा है, ठीक है। तो चलो, अब तुम तो बहुत ज्यादा फैक्टर बताने लगोगे, तो 4 ही फैक्टर को कंसीडर करते हैं, क्या इन 4 फैक्टर को कंसीडर करके क्या वो बजट वही रहने वाला है जो पहले था? नहीं ना, ये बजट क्या हो जाएगा? और तुम, अगर तुम्हारे पापा एक बार भी ये बोले अगर आपको कि भाई वो वाला बजट बनाया था वो तो उसी को लगाएंगे, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं पापा, बजट क्या होता है, सिंगल यूज प्लान होता है, क्या होता है, सिंगल यूज, ये एक ही बार काम में आएगा, अभी आगे काम में नहीं आएगा, अभी तो नया बजट बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। अच्छा, प्रोग्राम बच्चों क्या होता है? मतलब जो सिंगल यूज प्लान है उसके दो बच्चे होते हैं, सिंगल यूज कौन प्लान होता है? जो वन टाइम होता है उसके दो बच्चे होते हैं, एक बजट और एक प्रोग्राम। मैं तो आज आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, अभी तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो आगे ठीक है ना, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं तो आपको समझ में ज्यादा आए। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्लान्स एंड दिस प्लान, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल प्लान इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। उसके अंदर पॉलिसीज भी होगी, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, स्ट्रेटेजी और बजट, है ना। सिंपली आप ये सोच सकते हो, किसी चीज का हमने एक प्रोग्राम बनाया, क्या बनाया? वो प्रोग्राम आज की चीज को सोच करके, आज की कंडीशंस को देख करके वो प्रोग्राम हमने क्या किया, तैयार किया है। क्या वो प्रोग्राम हमेशा क्या करेगा, रिपीट होएगा? नहीं होएगा, वो आज की कंडीशंस को देख करके है। समझा ना? हाँ, तो एक हम जैसे प्रोडक्शन प्लान हुआ, क्या हुआ, प्रोडक्शन का हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, बात समझ में आ रही है? उसमें सारी चीजें आएगी, वो आपको अभी तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा प्रोग्राम, क्योंकि वो सबसे बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब आपको सारे ये समझ में आ जाएंगे तब वो समझ में आएगा। तो बिकॉज ये इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बड़े सारे प्लान्स होते हैं, तो एक चीज को लेकर के हमने प्रोग्राम बनाया है आज,
और वो आज ही काम में आएगा। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा वो टास्क, अभी यही प्रोग्राम आप दूसरा क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों किसकी, स्टैंडिंग प्लान्स की। किसकी बात करते हैं, नाम से डिफाइंड है स्टैंडिंग। ठीक है ना, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन चलता ही रहेगा ये प्लान। सुनो ना, ये प्लान चलता ही रहेगा बच्चों। अब जैसे मान लिया आपको सबसे पहले ही लिखा है पॉलिसीज, लिखा है क्या लिखा है, पॉलिसीज क्या होती है, थोड़ा सुन लो, हल्का सा सुन लो। पॉलिसीज आर द पॉलिसीज आर दोज प्लान्स, ठीक है ना, विच आउटलाइंस आर वर्किंग स्टाइल, जो क्या बताते हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल बताते हैं। ठीक है ना। जैसे कन्हैया, मान लिया आप डील करते हो, आपके फादर साहब एक बिजनेस करते हैं और आपके क्लाइंट से डील करते हैं, तो तुम्हारे फादर साहब की एक पॉलिसी हो सकती है शायद, उनका खुद का अपना एक वर्किंग स्टाइल हो सकता है किस चीज को लेकर के, कि भाई हम तो कैश में डील करते हैं, हम तो कैश सेल करते हैं, क्या करते हैं, कैश सेल करते हैं। तो ये तुम्हारे पापा का वर्किंग स्टाइल है। जरूरी नहीं है कि सबका ही वर्किंग स्टाइल हो, एक को उधार में मजा आता है, वो उधार बेच करके ही उसे मजा आता है। हाँ बोलो ना, समझ में आ रही ना। तो ये तुम्हारे पापा का वर्किंग स्टाइल है। अच्छा, ये जो पॉलिसी है कि जैसे हम तो कैश सेल ही करते हैं, हम क्रेडिट सेल नहीं करते, तो क्या ये बस एक बार बनाओगे तो एक कस्टमर को बेचोगे, उसके बाद ये इररेलेवेंट हो जाएगी ये पॉलिसी है, या हमेशा ऑन एंड ऑन चलती रहेगी, चलती। मान लिया मेरी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी ये है कि बेसिकली कैसे बताऊं आपको, चलो नोट्स के लिए बताता हूँ कि मेरी पॉलिसी ये है कि बच्चे नोट्स बनाएंगे ही। ठीक है ना, तो ये हर साल की पॉलिसी है ना ये, ऐसा तो नहीं है कि एक अभी मैं पॉलिसी चेंज कर दूंगा या एक बच्चे को नोट्स बनवाऊंगा उसके बाद ही खत्म हो जाएगी पॉलिसी। ये मेरा वर्किंग स्टाइल है ना। मेरा वर्किंग स्टाइल ये है कि मैं आपको पहले चीजों को समझाऊंगा, फिर उसका टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसका रिवीजन कराऊंगा, फिर पूरा चैप्टर करा के फिर रिवीजन कराऊंगा, फिर उसका टेस्ट लूंगा। ये मेरा वर्किंग स्टाइल है। क्या ये सबका हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है अपना। क्या पता कोई इससे भी ज्यादा रिवीजन कराता हो, क्या पता मैं तो एक ही टेस्ट लेता हूँ एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, क्या पता कोई दो दो टेस्ट लेता हो, क्या पता कोई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तीन तीन टेस्ट लेता हो, क्या पता कोई एक भी ना लेता हो। सबका तरीका अलग अलग है या नहीं है। तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी क्या होती है बच्चों, अपना खुद का स्टाइल होता है। क्या होता है, खुद का स्टाइल किसी प्रॉब्लम को टैकल करने का। ठीक है। और ये वन टाइम नहीं होती है पॉलिसी, ये क्या होती है, ये ऑन एंड ऑन चलती रहेगी। जो आज आपने पॉलिसी सेट कर दिया आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ऑन एंड ऑन चलती रहेगी, है ना सुजल, बात समझ में आ रही है। तो स्टैंडिंग प्लान और कॉन्टिन्यूइंग प्लान, ये कैसे प्लान होते हैं, कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि ये रिपीटेटिव बेसिस पे क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं एक बार बनाने के बाद। ठीक है बच्चों, हाँ तो बोलो। अभी क्या है ना, इसके बच्चों बड़े सारे बच्चे हैं। स्टैंडिंग प्लान के कितने बच्चे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, 6 बच्चे हैं। और उनको मैं बोलता हूँ पोप एमआरएस। क्या बोलता हूँ, P फॉर पॉलिसीज, O फॉर ऑब्जेक्टिव्स, P फॉर प्रोसीजर, M फॉर मेथड, R फॉर रूल्स, S फॉर स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। एमआरएस आप जानते हो क्या होता है, एमआरएस 11th क्लास में पढ़ गया था ना मैं, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। चलो, तो पोप एमआरएस और उसकी एमटी है बच्चों बीपी। क्या है, बीपी, बी फॉर बजट एंड पी फॉर प्रोग्राम। तो बेसिकली अभी आगे का जो भी मैंने बताया वो तो अभी आप मतलब आपको समझ में आया नहीं आया तो चलेगा। जस्ट आपको अभी इतना समझ में आना चाहिए कि स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं और सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं। बोलो स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, जो रिपीटेटिव बेसिस पे ऑन एंड ऑन चलते रहेंगे, उन्हें हम बार बार भी क्या कर सकते हैं, यूज। जैसे बच्चों प्रोसीजर की बात करूं, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, वेरी गुड, स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेप्स, हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है ना। अच्छा, डेटर से रिकवरी का एक क्या हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है कि भाई पहले हम उसे क्या करेंगे, रिमाइंड कराएंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे, फोन कॉल करेंगे या मेल कर सकते हैं, फिर उससे पर्सनली क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। और पर्सनली मीटिंग करने के बाद भी अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो फिर उसके खिलाफ क्या लेंगे, हम लीगल एक्शन लेंगे। क्या लेंगे, या शुरू में केस ठोक दोगे, मतलब भारत माता की जय, ओए बिल्ली चल तेरे को कोर्ट में मिलेंगे यार। ठीक है ना। तो एक प्रोसीजर। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है डेटर से रिकवरी करने का, ये जो प्रोसीजर है, ये किसी एक कस्टमर पे लगाएंगे, हम सब पे यही लगाएंगे, सब पे लगाएंगे, और एक साल लगाएंगे या हर साल लगाएंगे। एक बार तुमने प्रोसीजर बना दिया, ये ऑन एंड ऑन सबके साथ ही ऐसे चलता रहेगा। तो ये स्टैंडिंग प्लान है,
समझ में आ रही है? ऐसे बच्चे यहाँ पे सारे हैं, जैसे रूल्स है, रूल्स है ना, रूल्स आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब मान लिया हमने, रूल और पॉलिसी में फर्क होता है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे रूल है, रूल रूल क्या है कि भैया हमारे प्रेमाइसेस में आने के बाद आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? स्मोकिंग नहीं। ये पॉलिसी नहीं है, ये क्या है? रूल है, ठीक है ना। क्योंकि ये रूल इसलिए है कि जैसे अगर मैं बात करूं, टीचिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो किसी आपने किसी पर्टिकुलर किसी टीचर के यहाँ पे ऐसे देखो जो ऐसे अलाउ करते हैं कि हमारे प्रेमाइस में आने के बाद आप स्मोकिंग कर लो। हम अगर पॉलिसी बोले तो पॉलिसी नहीं होएगी, ये क्या होएगा? रूल होएगा, क्योंकि कोई भी टीचर अलाउ नहीं करेगा। समझ में आ रही ना? कोई भी टीचर चाहे पढ़ाता हो चाहे नहीं पढ़ाता हो, कोई भी टीचर ये नहीं अलाउ करेगा। तो ये रूल है ना, रूल बताते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। अब ये रूल बना दिया कि ये वन टाइम होगा क्या? ये तो हमेशा के लिए होगा, ठीक है ना, ये तो हमेशा के लिए होगा। समझ में आ रही है? तो ये चीज है बच्चों। वापस से, स्टैंडिंग प्लान आर दोज प्लान which can be used on repetitive basis, whereas single use plans are those plans, है ना, which can be used। हाँ जी, डॉक्टर किसका? प्रोग्राम का? हाँ तो वो ऐसे है ना कि वो प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। जैसे अब डॉक्टर क्या है कि डॉक्टर, लेट्स सपोज अभी ये क्या चल रहा है, पर्टिकुलर कोई फ्लू चल रहा है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स चल रहे हैं, तो डॉक्टर ने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हम पहले क्या करेंगे, ये करेंगे, इसमें स्टेप्स प्रोसीजर सब आ जाएंगे, रूल मेथड स्ट्रेटेजी सब आ जाएगी। और उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया कि अगर किसी पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स है तो उसके लिए हम ऐसे ऐसे करेंगे, अगर ये वाले सिम्टम है तो उसके बाद ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पूरा प्रोग्राम तैयार किया है ना। ये प्रोग्राम हमेशा काम में नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है, कभी बर्ड फ्लू चलेगा, कभी कोई सा फ्लू चलेगा, तो उसके लिए अलग अलग क्या बनाने पड़ेंगे, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, क्या बोल रहे हैं बच्चों? टू गाइड मैनेजर्स, किसको गाइड करने के लिए? मैनेजर्स को गाइड करने के लिए, इन मेकिंग डिसीजन, जब वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उनको गाइड करने के लिए, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ प्लान्स आर ड्रॉन। कई सारे क्या बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं, कई तरीके के प्लान बनाए जाते हैं। दीज प्लान्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, और इनको हम ग्रुप कर सकते हैं दो कैटेगरी में, which are as follows. First one is standing plan and the last one is single use plan. अगर हम बात करें किसकी, स्टैंडिंग प्लान्स की, तो देखना एक बार पहला बुलेट पढ़ के देखो बस। These are those plans which are formulated once. स्टैंडिंग प्लान वो वाले प्लान होते हैं जिनको एक बार बनाए जाते हैं, एंड आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन whenever a particular situation arises। और इनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगी, अराइज होगी। लेकिन बजट वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। शादी पहले दीदी की भी हुई थी, शादी आगे कार्तिक की भी होगी, लेकिन वो बजट कार्तिक की शादी में काम में, समझा क्या? वापस से, a standing plan helps in solving problems that are of recurring in nature। मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम्हें आया क्या? तुम्हें आया ना? मत बोलना, ना सुनने की आदत नहीं है हमें, बोलो ना हाँ। अरे हाँ तो बोलो, क्या समझ में आया? स्टैंडिंग प्लान हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर ऑफ रिकरिंग इन, अच्छा, एक ही तरह की प्रॉब्लम अगर बार बार होती जाएगी तो उसमें कौन काम में आएगा, स्टैंडिंग प्लान, बिकॉज इनको एक बार बनाया जाता है और ये ओवर एंड ओवर अगेन यूज होते रहते हैं। दे रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ वाइल। ये क्या लिखा, इनकी वैल्यू बनी रहती है लॉन्ग टाइम तक के लिए, तभी तो ये क्या होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। एक झटके में अगर खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ लॉन्ग टर्म, सपरी देखो। द स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स, स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आएंगे, देख लो ना तुम, अरे देख लो ना, अरे देख लो ना, बोल दो ना। हाँ जी, पी फॉर पॉलिसी, ओ फॉर, पी फॉर,
M for R for rule, S for strategy। ठीक है ना, याद हो गई क्या? 6 के 6 याद हो गए। पोप MRS, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, स्ट्रेटजी। अच्छा है ना? वापस से वन मोर टाइम, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, स्ट्रेटजी। ठीक है, बात करते हैं बच्चों किसकी? पॉलिसीज की। बच्चों पॉलिसीज क्या होती है? गाइड होती है। ये हमारे लिए किसका काम करती है? गाइड का काम करती है। किसका काम करती है? गाइड का काम करती है। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, एक एग्जांपल क्या दिया कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो हमारी पॉलिसी ये है कि हम तो भैया कैश सेल में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? हम नहीं करते उधार। ठीक है ना, हमारा वर्किंग स्टाइल है ही नहीं है किस में डील करने का? क्रेडिट सेल करने का। अच्छा, जब कोई भी कस्टमर आएगा वो बोलेगा हमें उधार दे दो, तो हम क्या बोलेंगे? ये रूल नहीं है, रूल नहीं है, पॉलिसी है। ये हमारी पॉलिसी ये है कि हम इसमें डील नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल्स में डील नहीं करेंगे। तो ये जो पॉलिसी है इसने हमारे हमारे लिए गाइड के जैसा काम किया कि नहीं किया? ये हमारे लिए गाइड का काम कर रही है। बोल रहे नहीं, तुम्हारा वर्किंग स्टाइल ये नहीं है, तुम्हारा वर्किंग स्टाइल तो कैश सेल है। क्या है? कैश सेल। एक कॉलेज की मतलब कोई भी जो प्राइवेट कॉलेज होता है उस प्राइवेट कॉलेज की पॉलिसी हो सकती है कि हम उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनकी 80% से ज्यादा 12th में रहेंगे। ऐसी उनकी पॉलिसी हो सकती है। क्या ये रूल बोल सकते हैं हम? क्या सबका होगा? क्या ये पॉलिसी होगी? किसी का 90% भी होगा, किसी का 80 होगा, कोई बोलेगा आ जाओ 40 में भी भर लेंगे हम। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब तुम सोचो बच्चों, ये गाइड का काम कैसे करते हैं? उस कॉलेज के लिए गाइड का काम कैसे कर रही है पॉलिसी? ये उस कॉलेज के लिए गाइड का काम ऐसे कर रही है कि जब भी कोई बंदा एडमिशन लेने के लिए आएगा वो बोले मेरे तो 55% है। कितना है भाई साहब? आप इस लाइन में आ जाओ और ये बाहर से गेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, गेट दिख रहा होगा, इधर से जाओ। और अगर ये पॉलिसी ना होती बच्चों, समझो मान लिया 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें सब है, सारी वेराइटी है, 90 80 लगा करके 30% से 35% से सारी वेराइटी है उसमें। लेकिन अगर हमारी पॉलिसी ना होती तो हमें सारे बंदों को इवैल्यूएट करना पड़ता ना। हाँ बोलो ना। हमने अपनी पॉलिसी बना करके इसने हमारे लिए गाइड का काम किया, एक फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? कि भाई जिसके 80% एंड अबाव है वो ही आए इस वाली लाइन में। तो 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 90,000 तो ऐसे छिट गए। अदरवाइज तो हम क्या करते? अपनी एनर्जी उनमें गलाते ना, सबको बुलाते, उनसे पूछते, टाइम जाता। हमने पॉलिसी बनाई, फिल्टर ऑटोमेटिक लग गया। समझ में आ रही है कि पॉलिसी होना क्यों जरूरी है? और ये पॉलिसी वन टाइम नहीं होती है, ये रिपीटेटिव बेसिस पे चलती रहेगी। बोलो ना हाँ। पॉलिसीज आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स, ये वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं दैट गाइड द थिंकिंग ऑफ दोज। ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो किनकी थिंकिंग को गाइड करते हैं? जो किनकी थिंकिंग को गाइड करते हैं? हु टेक डिसीजंस, जो क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसको अचीव करने के लिए? पॉलिसीज वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसकी थिंकिंग को गाइड करते हैं? किसको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं? जो डिसीजन लेता है क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। और डिसीजन कौन लेता होगा? मैनेजर्स। कौन लेते होंगे? मैनेजर। वो किसी भी लेवल के हो सकते हैं, टॉप लेवल हो सकते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हाँ बोलो ना। अरे किसी भी लेवल के मैनेजर हो सकते हैं ना, बस उनको अलग अलग नाम से तो बोलते हैं। कहने का मतलब ये है जो बंदा डिसीजन लेता है, क्या लेता है? डिसीजन लेता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उनकी थिंकिंग को गाइड करते हैं। उनकी थिंकिंग को क्या करते हैं? गाइड करते हैं। जो स्टेटमेंट गाइड करते हैं उनकी थिंकिंग को, उन स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? पॉलिसीज। कोई डाउट हो तो बताओ। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स पॉलिसीज रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन स्टाइल ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम को टैकल करने का ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का स्टाइल होता है, खुद का स्टाइल है ना, आर ओन स्टाइल टू टैकल अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज पॉलिसी। वो हमारी क्या होती है? पॉलिसी होती है। क्या होती है? पॉलिसी होती है। ठीक है, जैसे बच्चों मान लिया क्या है, एमबीए चाय वाला है। कौन है? एमबीए चाय वाला। उसकी पॉलिसी है कि वो किसी को भी अपनी फ्रेंचाइजी दे देगा।
किसी को भी अपनी फ्रेंचाइजी दे देगा, बस उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। जबकि जबकि जो जैसे मैकडी वगैरह है ना, या डोमिनोज वगैरह है, ये इनकी पॉलिसी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। इनकी पॉलिसी ये भी हो सकती है कि हम तो उसी बंदे को फ्रेंचाइजी देंगे जिसने ऑलरेडी 2-3 साल जो फूड वाला जो बिजनेस है उसमें वर्क किया हो, एक्सपीरियंस हो उसे, है ना। लेकिन उनकी पॉलिसी साथ में ये भी है कि वो अभी करंट में जो ये काम कर रहा है, करंट में जो ये काम कर रहा है उसे नहीं देंगे हम। मतलब एक्सपीरियंस हो उसे, लेकिन करंट में ना कर रहा हो। क्यों, मान लिया एक बंदा जैसे सपोज दैट पिज्जा स्टेशन वाला है या कोई भी पिज्जा थिएटर वाला है, उसे एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब मान लिया डोमिनोज वाले हैं, ठीक है ना, वो उसे फ्रेंचाइजी देंगे, लेकिन वो ये बोलेंगे कि तू ये नहीं चलाएगा, कोई दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं चलाएगा, अपनी फ्रेंचाइजी अपना ही कुछ बना के वो कर रहा है। क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है इससे, उनको ये प्रॉब्लम है कि तू शुरू में तो डोमिनोज कह के बेचेगा, बाद में क्या बेचना चालू कर देगा, डोमिनोज के नाम पे अपना पिज्जा बेचना चालू कर देगा। ऐसे में किसकी जो गुडविल है वो टार्निश होएगी, डोमिनोज की, ठीक है ना। तो इनकी अपनी पॉलिसी है। अब मान लिया कोई भी बंदा क्या लेने के लिए आया, फ्रेंचाइजी लेने आया डोमिनोज से, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि भाई तो मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए। बोले तुम अभी क्या करते हो, कह रहे हम भी एक अपना पिज्जा थिएटर, पिज्जा स्टेशन, पिज्जा बाजार या रोम्स पिज्जा, कुछ भी अलग, कुछ भी अपना अपने नाम अपने ब्रांड से चलाते हैं, ठीक है ना। कह रहे तो नहीं मिलेगी। तो देखो क्यों क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी है हम उसको अपनी फ्रेंचाइजी देते नहीं जो करंट में क्या कर रहा हो, कोई भी इसी काम को कर रहा हो। हाँ बोलो ना। तो जो डिसीजन लेने वाला है उसकी थिंकिंग को हेल्प मिली या नहीं मिली, गाइड मिला या नहीं मिला, कि भाई अगर कोई ऐसे ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम ऐसे टैकल करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे टैकल करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात, देख लो। और ये उनका स्टाइल है, डोमिनोज वालों का स्टाइल है, जरूरी नहीं सबका। जैसे मैंने एमडी चाय वाले का बताया आपको, वो किसी को भी दे देगा फ्रेंचाइजी, उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों बात, क्योंकि अल्टीमेटली चाय की सेल वैसे भी नहीं होनी ना। चाय एक प्रीमियम प्रोडक्ट, वो मैंने आपको डाली भी तो थी किस स्टडी आपने देखी होगा, है ना। क्योंकि चाय को आप प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं, अल्टीमेटली है तो चाय ना। वो सिंपल वही वाली बात है बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस में आपको पढ़ा रहा था। और आपको ऑप्शन को इवेल्युएट करना है, मतलब डेट पे जाना है, ठीक है ना। ऑप्शंस को क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है, डेट पे जाना है। तो डेट पे आप किसी को चाय नहीं पिला सकते ना, है ना, क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट बोल करके चलेगी नहीं। ये समझ ना, उसमें कोई ऐसी लग्जरी वाली फील नहीं है कि पहले बेइज्जती हो जाए चाय पिलाई। चाय तो कोई भी घर पे जाके पिलाएगा ना, ठीक है ना। और चाय ईमानदारी से तो है कि चाय का पीने का मजा टपरी पे ही आता है, ठीक है ना, वो लग्जरियस में वो फिट ही नहीं हो पाएगा। चलो देखो, तो इन अदर वर्ड्स पॉलिसीज रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन स्टाइल ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम। पॉलिसीज क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का स्टाइल होता है किसी प्रॉब्लम को टैकल करने का। समझ में आ रही है बात, हाँ तो बोल दो। अच्छा, बस एक हो रही है देख लो, बाकी कल इसके एग्जांपल कल बताऊंगा मैं आपको। पॉलिसीज प्रोवाइड रेडी आंसर्स। पॉलिसीज ना वो बोलते हैं ना कि हाजिर जवाब रखती है। क्या रखती है, हाजिर जवाब, समझते हो आप, नहीं। मतलब उधर से कोई क्वेश्चन आया, अब मेरी पॉलिसीज है, मेरी कुछ पॉलिसीज होगी, मैं अपनी पॉलिसीज को कंसीडर करूंगा और जवाब हाँ ना में दूंगा कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। कोई बच्चा मेरे को ये बोलने लगे कि नमन भैया जाने दो, नोट्स नहीं बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये हमारी पॉलिसी के बाहर है, खिलाफ है, ठीक है ना। हम पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो ये चीज है, तो पॉलिसीज क्या करती है, पॉलिसीज रेडी आंसर देती है। क्या देती है, मतलब आप आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बना के रखी है ना, तो आपको सारे आंसर, सारे जवाब, आपको जिन भी रिगार्डिंग आपने, जिसके भी रिगार्डिंग आपने पॉलिसी बनाई है, उनके रिगार्डिंग आपको ना जवाब एकदम से मिलेंगे कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओ, जिनका क्राइटेरिया ये है, उनकी पॉलिसी है कि हमारे यहाँ तो 90% वाले या उसके ऊपर वाले बच्चे को लेंगे। तुम बोलो मेरे 89% है, तो उनका जवाब एकदम से क्या होगा, ना, हम लेंगे ही नहीं, बिकॉज ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे पॉलिसीज प्रोवाइड रेडी आंसर्स। पॉलिसीज क्या देती है आपको, रेडी आंसर्स देती है टू ऑल क्वेश्चंस, है ना, फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो भी क्वेश्चन फेस करता है, अगर उनके रिगार्डिंग उनकी पॉलिसी है तो उनके लिए क्या मिलते हैं, उन्हें हाजिर जवाब रहते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन की क्या रहे, स्मूथ फंक्शनिंग रहे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डिफरेंट पॉलिसीज आर गिवन एज अंडर, बस एक पढ़ा रहा हूँ, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। हम नहीं करते भैया उधार में काम, भिख मंगो की तरह अपने पैसा मांगते रहो, ठीक है ना, पैसा अपना और किससे, भिख मंगो की तरह मांगते, भिखारी की तरह, ठीक है ना, हमें मजा नहीं आता ऐसे काम करने में। तो ये हमारी पॉलिसी है। मुझे बताओ ये सबकी पॉलिसी हो सकती है क्या? नहीं ना, क्योंकि सबकी नहीं होगी। देखो जो सबकी पॉलिसी होगी एक टाइप से समझो, जो पूरी इंडस्ट्री में सेम पॉलिसी लग रही होगी, तो वो फिर पॉलिसी है का, वो तो रूल बन गया। लेकिन मेरा खुद का स्टाइल क्या है किसी प्रॉब्लम को टैकल करने का, वही तो पॉलिसी है। हाँ बोलो, मारो डीपर। नहीं, सीधा बैठ जा, सीधा स्ट्रेट बैठ, ऐसे कैसे बैठा है ये बात। तो बोल रहे हैं नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। एक और सुन लो बस, जस्ट ऑफरिंग 30% जॉब्स टू वुमेन, ठीक है ना। हमने ना रिजर्व करके रखा है कि अगर हमारे यहाँ पे 10 जॉब होगी तो 10 जॉब में से 3 जॉब किसे मिलेगी, हाँ वुमेन्स को मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपको, ए सुन लो ना, ठीक है ना। अब मान लिया ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 7 लोग काम कर रहे हैं, 8वां भी वो बंदा आया, हमने बोला बंदे को नहीं देंगे, समझे ना। हाँ बोलो, बिकॉज ये हमारी पॉलिसी है। और अगर हमारी पॉलिसी क्या है कि हम 3 जॉब क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, अरे ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए, किसके लिए, जैसे टाटा की पॉलिसी है ना, टाटा की पॉलिसी है कि वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है, वो औरतों के लिए क्या है, रिजर्व है ना। उसमें अभी कौन नहीं चलेगा, अभी मेल नहीं चलेंगे, जो फीमेल मेंबर के लिए क्या है, रिजर्व है, तो वो मेल के लिए नहीं हो। तो हमारे, अच्छा एक बात तो बताओ, ये सबके यहाँ पे ऐसे ही चलेगा? शायद किसी की ये भी पॉलिसी हो कि 100% उनके यहाँ पे कौन ही काम करती है, औरतें ही काम करती है। किसी की पॉलिसी 10% की हो सकती है, 60% की हो सकती है, 70% की भी हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग सही जगह चलाओ, नालायक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 100%, तरीका नालायक। सोच अपनी खराब है, कैसा कैसे तुम चलो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी इसके सारे एग्जांपल्स बड़े सारे सुनो ना, कभी भी एग्जाम में ये पता क्या इतने सारे एग्जांपल मैंने क्यों लिखे हैं, ये ना क्वेश्चन की फॉर्म में आए हुए एग्जाम में, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन को ना एग्जाम्पल की फॉर्म में डाल दिए इधर, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में अगर आ भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नया आ जाए तो मतलब इतने लायक हो जाओगे आप कि नए वाले एग्जाम्पल को भी आप समझ सकोगे कि हाँ ये कोई पॉलिसी का एग्जाम्पल है या नहीं है। एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये आता है कि वो आपको एक केस स्टडी दे देगा और ये बोलेगा बताओ इसमें फाइंड आउट करो, लाइन को कोट करो और ये बताओ इसमें कौन कौन से प्लान लग रहे हैं। तो बड़ा मजा आता है, काफी इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसे कल कंप्लीट कर लेंगे हम पॉलिसीज को, ठीक है।